दोस्तों, मैं कुमार गौरव GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं बिना समय बर्बाद किए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्र राज्य। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम हमारे अवध को पढ़ेंगे, हम लोग बंगाल को पढ़ेंगे, हम लोग बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे, हम लोग बक्सर के युद्ध के अलावा प्लासी का युद्ध जो हुआ उसको पढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे। हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है भारत के स्वतंत्र राज्य और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम अवध, बंगाल, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा, मैसूर, पंजाब, मराठा, इन सब राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप इस वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। पहली चीज़ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि जितनी इतिहास है, आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, सब छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। सिर्फ आप ये देखिएगा कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में ये पढ़ा था कि 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ होती है या औरंगजेब की मृत्यु होती है। जो बच्चे आज पहली बार हमारी इतिहास की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, बेटा 3 मार्च 1707 से ही आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट माना जाता है या प्रारंभ माना जाता है। और जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हुई तो हमारे देश में कुल बेटा 23 राज्य थे। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि औरंगजेब अपने वंशजों को, अपने पुत्रों को एक बड़ी विशाल सत्ता देकर गया था। 23 राज्य बेटा, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक और कश्मीर से लेके गोदावरी नदी तक पूरा भारत औरंगजेब का क्षेत्र था। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब अपने वंशजों को देके गया। पहली कंडीशन, पहली स्थिति ये है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है और वो अपने वंशजों को 23 राज्य दे करके गया। दूसरी कंडीशन जो बनती है बेटा, वो इसके वंशज, यानी इसके बाद, औरंगजेब के बाद जो लोग मुगल सम्राट बने हैं, वो वाली कंडीशन बनती है। और उस कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं, पहला शासक जो था वो था बहादुर शाह फर्स्ट, दूसरा शासक जो था वो था जहांदार शाह, फिर था आपका फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर उसके बाद शाह आलम और फिर आलमगीर और फिर अकबर, और अकबर के बाद जो है वो बहादुर शाह जफर। इतने लोग मुगल सम्राट बने। देखो, पहली कंडीशन में हमने ये पढ़ा, आप सब, मैंने अभी कहा, आप 5 मिनट के लिए पुरानी इतिहास को छोड़ दीजिए और आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है और वह अपने पीछे 23 राज्य छोड़ के गया था। यानी बड़ा विशाल साम्राज्य
अपने वंशजों को देके गया। दूसरी कंडीशन ये बनती है उसके वंशज में बहादुर शाह, जहांदार शाह, ये आदि लोग मुगल सम्राट बनते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है बेटा? तीसरी कंडीशन बनती है हमारे देश में यानी भारत में जो यूरोपियन कंपनी आती हैं। आप सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो मुझे कि हमारे देश में कितनी यूरोपियन कंपनी आई। हमारे देश में भारत में कुछ यूरोपियन कंपनी आती हैं। ये 3 स्थिति हमारे देश में बनती हैं। दोबारा से पहली कंडीशन, औरंगजेब की डेथ जिस दिन हुई वो भारत में अपने पीछे 23 राज्य छोड़ के गया। दूसरी कंडीशन, उसके बाद ये लोग मुगल सम्राट बने। और तीसरी कंडीशन, भारत में यूरोपियन कंपनीज का आना। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या स्टार्ट करते कि ये तो 23 राज्य दे करके अपना चले गए। अच्छा, ये लोग क्या किए? ये 23 राज्यों को कंट्रोल करके, उस सत्ता को एकत्रित करके, उस सत्ता को संगठित करके रखने में असमर्थ हो गए। असमर्थ हो गए मतलब ये थोड़ा महान शासक था। ये मुगल वंश का पहला अयोग्य शासक था। और उसके बाद जब हमारे देश का मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, ये मोहम्मद शाह था, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था, तब हमारे देश में बहुत सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट घोषित किया। दोबारा से प्लीज समझिएगा कि जिन 23 राज्यों को औरंगजेब छोड़ के गया था उसके बाद धीरे धीरे ये राज्य स्वतंत्र होने लग गए। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, बेटा ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध ने, हैदराबाद ने, फर्रुखाबाद ने, मथुरा ने, भरतपुर ने आदि राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगल सम्राट को कर या टैक्स या मुगल सम्राट मानने से मना कर दिया। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि ये जो राज्य स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेजों ने इन एक एक राज्यों पर कब्जा करना प्रारंभ किया और एक दिन पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यानी हमारे देश में जो ये छोटी छोटी सत्ताएं थीं, ये छोटे छोटे राज्य हुए, वो राज्य आपस में लड़ते रहते थे। और जब ये आपस में लड़े और इनकी शक्ति कमजोर हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें पराजित किया और भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग चाहें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें पहला पॉइंट ये लिखें कि 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। दूसरा पॉइंट ये लिखें कि इसके समय में भारत में 23 राज्य थे, 23 स्टेट। इसके समय में भारत में 23 राज्य थे। फिर लिखें अगला कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए। ये इतना लिखा। इतना लिखने के बाद, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद, ये 3 पॉइंट ये हैं कि ये पढ़ने से आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि भैया 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई और इसके समय में भारत में 23 राज्य थे। और मोहम्मद शाह रंगीला जिस समय हमारे देश का मुगल सम्राट बना, उस समय भारत में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए।
अब उन राज्यों में सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए बंगाल। लेकिन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हेडिंग जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अवध। क्योंकि हम अवध के नागरिक हैं इसलिए हम अवध सबसे पहले पढ़ रहे हैं और कोई इसका कारण नहीं है। अवध आप सब परिचित हैं अवध से। बेटा देखो अवध की स्थापना, पहली चीज मैं बता दूं, यूपी सरकार के जितने पेपर आते हैं उनमें, एसएससी का जितना पेपर होता है उनमें, रेलवे के जितने पेपर होते हैं उनमें, या यूपीएससी के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं। इसलिए अवध पे भी आप बहुत अच्छा सा नोट्स बनाएं। देखो बेटा सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, अवध का पहला नवाब जो था उसका नाम था सादत खां। सादत खां जो है, ये सादत खां जो है वो अवध का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ अवध संस्थापक था। ये सादत खां जो है वो अवध का फाउंडर या अवध का संस्थापक था। और बेटा इसने 1722 में, और बेटा इसने 1722 में अवध की स्थापना की। ये अवध का स्थापना वर्ष है, 1722 में अवध की स्थापना की गई। बेटा प्रारंभ में ये जो फैजाबाद है, आजकल हम फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जानते हैं। ये प्रारंभिक, ये जो है वो अवध की प्रारंभिक राजधानी था। देखो तीन बातें, अवध की स्थापना 1722 में सादत खां, और इस सादत खां को बेटा भारतीय इतिहास में बुरहान उल मुल्क के नाम से, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इस सादत खां को भारतीय इतिहास में हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। अवध की स्थापना 1722 में सादत खां या बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई। प्रारंभ में इसकी राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद अवध की प्रारंभिक राजधानी थी। अच्छा, अब उसके बाद इस सादत खां या बुरहान उल मुल्क के बाद अगला मुगल सम्राट जो बना वो था आपका सफदरजंग। बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये जो सफदरजंग है ये हमारे अवध का दूसरा नवाब था। सफदरजंग को दूसरा मुगल जो है, दूसरा यहाँ का अवध का दूसरा नवाब बनाया गया। और बेटा ये मुगल सम्राट अहमद शाह का, ये मुगल सम्राट अहमद शाह का वजीर भी था। मुगल सम्राट अहमद शाह का वजीर, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी एक तरह से ये इसका प्रधानमंत्री था। सफदरजंग, सादत खां के बाद अवध का नवाब बना सफदरजंग। और सफदरजंग जो है वो मुगल सम्राट, मुगल सम्राट मतलब जो मुगल सत्ता बैठी हुई है दिल्ली में, उस मुगल सम्राट का, उस मुगल सम्राट अहमद शाह का ये वजीर भी था। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सफदरजंग निम्न में से किस मुगल सम्राट का वजीर था, तो वो अहमद शाह का वजीर था या प्राइम मिनिस्टर था। फिर उसके बाद आप देखते हैं सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क, ये फाउंडर था। ये सफदरजंग जो है वो मुगल सम्राट अहमद शाह का वजीर था। और उसके बाद शुजा-उद-दौला, इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शुजा-उद-दौला। इन भाई साहब के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, ये मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड का वजीर था, यानी उसका ये प्रधानमंत्री था।
और अगर आपको शाह आलम सेकंड के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो देखें, उसमें मैंने शाह आलम सेकंड को डिस्क्राइब किया है। पहली चीज, शुजा-उद-दौला शाह आलम सेकंड का वजीर था। दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन, बेटा इसके समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेटा इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की सहायता न करके, मराठाओं की सहायता न करके किसकी सहायता की थी? अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी। अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी। आप सब बच्चों को पता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा अपने देश के नागरिक थे, मराठा अपने भाई थे, लेकिन इसने क्या किया? इसने जो है शुजा-उद-दौला ने क्या किया? इसने मराठाओं की सहायता नहीं की, अहमद शाह अब्दाली की सहायता की। इसके समय में तीसरी घटना और पढ़ेंगे हम लोग, और वो घटना है 1764 का बक्सर का युद्ध। बेटा ये भी बक्सर का युद्ध, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस युद्ध के बारे में हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। बेटा बक्सर के युद्ध में इसने मीर कासिम की सहायता की थी, इसने मीर कासिम की सहायता की थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, इस पे एक शानदार क्लास कल आपको मतलब मजा आ जाएगी। कल मैं आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये सब कराने वाला हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सब शुजा-उद-दौला के बारे में। शुजा-उद-दौला के बारे में पहली चीज हमने पढ़ी कि ये मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड का वजीर था, पहली बात। दूसरी बात, इसने 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सहायता की, मराठाओं की कोई सहायता नहीं की। तीसरी बात हमने पढ़ी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम की सहायता की। ये जो मीर कासिम है उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। ये जो मीर कासिम है उस समय बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के खिलाफ इसने, मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध लड़ा जिसमें ये जो है शुजा-उद-दौला उसके साथ था। फिर उसके बाद सादत खां के बारे में पढ़ा आपने, सफदरजंग के बारे में पढ़ा आपने, शुजा-उद-दौला के बारे में पढ़ा आपने। अब आते आसफ-उद-दौला साहब। ये आसफ-उद-दौला, आसफ-उद-दौला। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं इस बात के बहुत विरोध में रहता हूं कि जो मैं करा रहा हूं वही सही है और उतना ही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं करा रहा हूं इसके बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है। और अवध के नवाबों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कभी आप चिड़ियाघर जाइए। मतलब जो अपना वाजिद अली शाह लखनऊ में जो चिड़ियाघर है वहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है। और जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उस म्यूजियम में जाने का टिकट मात्र 5 रुपए है। और जब आप उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ अवध के नवाबों के बारे में जितनी चीज़ें हैं, उनकी बायोग्राफी, उनके सिक्के, उनकी सेना, उनकी हथियार, उनका प्रशासन, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, सब कुछ मिल जाएगा। और सिक्के वगैरह के तो फोटो लगे हुए, सिक्के रखे हुए, हथियार रखे हुए, सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितना आवश्यक है वो मैं यहाँ आपको करा दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे आसफ-उद-दौला साहब के बारे में। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आसफ-उद-दौला
अवध के महान नवाब थे। ये अवध के महान नवाब थे। इन्होंने अवध के लिए बहुत सारा काम किया। क्या काम किया? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले अवध की प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। ये सबसे पहले 1774 में यानी 1775 में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1775 में इन्होंने अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। फैज़ाबाद से लखनऊ बनाई। सबसे पहली बात, ये आसफ उद्दौला अवध के महान नवाब थे और इन्होंने अपनी राजधानी 1775 में फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। दूसरी बात, बेटा आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लखनऊ को क्या कहा जाता है? तहजीब का शहर। तहजीब का मतलब सभ्यता, तमीज़ का शहर। तहजीब का शहर जो लखनऊ को बनाया है, जो विकसित किया है, वो आसफ उद्दौला साहब ने ही किया है। और बेटा मस्त वाली बात क्या, 1784 में इन्होंने इमामबाड़े का निर्माण करवाया। इमामबाड़े का निर्माण करवाया। 4 चीज़ें आपको समझनी है, याद रखनी है। सबसे पहले आसफ उद्दौला, ये अवध के महान नवाब थे जिन्होंने 1775 में अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की या लखनऊ बनाई। दूसरी बात, इन्होंने लखनऊ को तहजीब के शहर के रूप में विकसित किया। तीसरी बात, इन्होंने 1784 में यानी 1784 में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। अच्छा, अब देखिए, सादत खां हो गए, सफदरजंग हो गए, शुजा-उद-दौला हो गए और आसफ उद्दौला साहब को भी हमने पढ़ा। उसके बाद वजीर अली, एक कमज़ोर नवाब कह सकते हैं। इनके बारे में इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। लेकिन उसके बाद आता सआदत अली खां। सआदत अली खां, ये सआदत अली खां, इनके बारे में क्या पढ़ना है? पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ओवर स्मार्ट व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्थिति परिस्थिति को बिना समझे, पहली चीज़, अवध स्वयं को अवध का राजा घोषित किया। इन्होंने स्वयं को अवध का राजा, इन्होंने स्वयं को अवध का राजा घोषित किया। कहा कि मैं अवध का राजा हूं। अच्छा, एक तरफ इन्होंने स्वयं को अवध का राजा घोषित किया कि मैं अवध का राजा, अवध का मालिक हूं, और दूसरी तरफ इन्होंने 1801 में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी सरकार के पेपर में तो 100% मिलेगा। इन्होंने 1801 में 1801 में जो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि थी, उसे स्वीकार किया। ये सहायक संधि क्या होती है, आज हम इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी पहले अवध को ख़त्म करते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अवध के बारे में, समझते हैं कि सआदत अली खां अगले नवाब बने जिन्होंने स्वयं को अवध का राजा घोषित किया, और इन्हीं के समय में 1801 में अवध ने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेज़ली की सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद बेटा, अब आप देख रहे होंगे लास्ट में नाम लिखा है वाजिद अली शाह। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं वाजिद अली शाह साहब के बारे में। वाजिद अली शाह, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए आप, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये अवध के अंतिम नवाब थे।
इसके बाद कोई भी व्यक्ति अवध का नवाब नहीं बना। वाजिद अली शाह साहब अवध के अंतिम नवाब थे। अच्छा खासा शासन कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वाजिद अली शाह। अच्छा, अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये अवध बहुत ही अच्छा प्रदेश था उस समय का। अंग्रेजों की निगाह अवध पर लगी हुई थी और अंग्रेजों की निगाह, और वो पूरे दिन रात यही प्रोग्राम, यही प्रोजेक्ट बनाते रहते थे कि किस तरह अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। ऐसा प्रोग्राम बनाते रहते थे कि अवध को किस तरह अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। क्या चाल चली भैया? कि 1854 में 1854 में एक अंग्रेज अधिकारी भेजा। कौन भेजा? आउट्रम। ये अंग्रेज अधिकारी था और इस आउट्रम से ये कहा कि तुम अवध जाओ और इस बात की समीक्षा करो कि जो अवध का नवाब वाजिद अली शाह है ये शासन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो भैया आउट्रम तो अंग्रेजों का आदमी था और उसने सीधे सीधे ये कहा कि आउट्रम ने सीधे सीधे कहा कि अवध में अब शासन नहीं है, अवध में अब कुशासन है। यानी 1854 में आउट्रम कमेटी बनी जिसने अवध में कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और अवध को और अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मर्जब या अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया मतलब मिला दिया गया। दोबारा सुनिएगा, 1854 में आउट्रम एक कमेटी का गठन किया गया जिसने अवध में कुशासन का आरोप लगाया और 1856 में इस आउट्रम की सिफारिश के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया या विलय कर दिया गया। और वाजिद अली शाह को 20 लाख रुपए पर ईयर या प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन दी गई और पेंशन देके इनको कहाँ भेजा गया? कैलकटा या कलकत्ता भेज दिया गया। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से समझिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं जो भी आपको कराऊँ वो 99.9% एरर फ्री हो, मतलब कुछ भी गलत ना हो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% भरोसे और विश्वास के साथ पढ़ें। ये 20 लाख नहीं है, 12 लाख है, थोड़ा गलती हो गई। सुनिएगा, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। 1854 में आउट्रम की रिकमेंडेशन के आधार पर आउट्रम की सिफारिश के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह साहब को हटा दिया और 1856 में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय या मर्जब कर दिया गया। वाजिद अली शाह साहब को 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन दी गई और उन्हें कैलकटा यानी कलकत्ता भेज दिया गया। मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वाजिद अली शाह साहब जो थे अंतिम नवाब थे और बहुत ही अच्छे नवाब थे, जनता के प्रिय नवाब थे। जब इन्होंने ऐसा देखा कि अंग्रेज कुशासन का आरोप लगा के हमारा साम्राज्य छीनना चाहते हैं तो ये जनता के बीच आए और इन्होंने जनता से कहा कि प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा माहौल बना के रखें, थोड़ा शांति बना के रखें, नहीं तो अंग्रेज हमारा साम्राज्य छीन सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं इनकी प्रशंसा में कि जनता ने इनकी बात
मानी और जो चोर लुटेरे थे उन्होंने रात को पहरा देना प्रारंभ कर दिया। मतलब आप देखिएगा कि जो चोर लुटेरे थे वो भी इनकी प्रार्थना से सुधर गए थे। और एज पर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अनुसार जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया और वाजिद अली शाह कलकत्ता जा रहे थे तो लखनऊ की जनता रोते हुए वाजिद अली शाह को कानपुर तक छोड़कर आई। इस तरह से ये अपने नवाब से प्यार करती थी। हमने भारत के स्वतंत्र राज्य आप इस टॉपिक में 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय में 23 राज्य थे। धीरे धीरे राज्य छोटे छोटे होते गए, उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया और अंग्रेज धीरे धीरे इन राज्यों पर कब्जा करते गए। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट जो है 2 ही राज्य पढ़ेंगे आज हम। पहला हमने अवध पढ़ा, आधे घंटे का सेशन है, बस उतना ही करना है हमें। दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद ये अगला हमारा टॉपिक है। हैदराबाद भारत का अगला स्वतंत्र राज्य हैदराबाद। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इस हैदराबाद की स्थापना 1724 में 1724 में किसके द्वारा की गई थी? उस व्यक्ति का वास्तविक नाम था चिनक्लीच खां। चिनक्लीच खां। अब आप ये न सोचिएगा ये कैसा नाम है, देखिए मैंने नहीं रखा, ये उसका अपना पर्सनल नाम है, चिनक्लीच खां। हाँ, इसे भारतीय इतिहास में आसफ जहां निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बात, हैदराबाद की स्थापना 1724 में चिनक्लीच खां या आसफ जहां निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, हैदराबाद की स्थापना 1724 में चिनक्लीच खां या निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में की गई। अच्छा, अब सुनिएगा अगला हमारी लास्ट बात, लास्ट चीज बेटा, ये हैदराबाद भारत का प्रथम राज्य था। हैदराबाद भारत का फर्स्ट स्टेट या प्रथम राज्य था जिसने 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को स्वीकार किया। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, भारत का वह पहला राज्य जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की, तो वो था आपका कौन? हैदराबाद। अब भारत का पहला राज्य जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की, तो वो था कौन सा? आपका हैदराबाद। और कब करी? 1798 में। अब हम आज इस टॉपिक को कायदे से पढ़ने जा रहे हैं कि सहायक संधि क्या होती है। मैं आपको बताऊं, अक्सर मेरे पास मैसेज आता रहता है, अक्सर बच्चे मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा पूछते हैं कि सर सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस होती क्या है। आज मैं सहायक संधि का काम एकदम ख़त्म करना चाहता हूँ। आज के बाद आप में से कोई बच्चा मुझसे सहायक संधि ना पूछे, सब्सिडरी अलायंस। देखिए, हमारे मैथ वाले अध्यापक है माननीय रोहित सर, आपको जब बताएंगे महाभारत का बढ़िया एग्जाम्पल देंगे, हैं? उनको बड़ा मोहब्बत है महाभारत से। अब मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिनों पहले रामायण दूरदर्शन पे आया और रामायण मैंने पूरा देखा। रामायण एक रामचरितमानस
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अकबर के समय में लिखा एक हिंदू धर्म का पवित्र समय है। अकबर के समय में लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। मुझे लगता है शायद इसीलिए अकबर के समय काल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट के आते वहाँ तक का वर्णन किया है, लेकिन जो वाल्मीकि हैं उन्होंने लवकुश कांड को भी उसमें रखा है। लवकुश कांड में क्या कांड होता है साहब? लवकुश कांड में जो है भगवान राम को उनके सेनापति सलाह देते कि सर कुछ उत्सव का आयोजन करिए ताकि लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। प्रभु श्री राम कहते हैं हम राज्य सूर्य यज्ञ का आयोजन करेंगे। राज्य सूर्य यज्ञ में क्या होता है? हम सारे राजाओं को मार देंगे, सबको पराजित कर देंगे। भरत कहते ना प्रभु ऐसा न करिए, आप कितने लोगों को मारेंगे, ये रहने दीजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ में क्या होगा? हम एक घोड़ा छोड़ेंगे और जो व्यक्ति इस घोड़े को क्या करेगा, अपनी मान्यता देगा, इसको घोड़े को इसको स्वीकार करेगा, वो उसको अपने आप अधीनता स्वीकार हो जाएगी। और जो इस घोड़े को पकड़ेगा, इस घोड़े को रोकेगा अपने राज्य में, हम उससे युद्ध करेंगे, उसको हराएंगे और अपने राज्य में मिलाएंगे। यानी अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत ये होता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था और ये घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता था उसको उस राजा की जो है अधीनता स्वीकार करनी होती थी, और जो पकड़ लेता था उसे युद्ध करना होता था। ये जो सहायक संधि है वो अंग्रेजों का वही अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा था। जिस राज्य ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की उन्होंने उसको माफ किया, लेकिन जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों ने उसे चाहे राजनीतिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे परेशान किया, युद्ध किया और बाद में उनको अपने कब्जे में ले लिया। सहायक संधि पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब बच्चों को पता है कि इस सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1798 में, एक्चुअली 1798 में ही लॉर्ड वेलेजली भारत आया था, तो उसने संधि को लागू किया। और लॉर्ड वेलेजली ने ऐसा सोचा हम क्यों भारतीय राजाओं से फालतू में लड़ें, क्यों उनका नुकसान करें, अपना नुकसान करें, इससे अच्छा उनसे कहें कि आप हमारे सहायक बन जाइए, सहायक संधि आप हमारे सहायक बन जाइए। और सहायक बनने के अंतर्गत आप क्या करेंगे? पहली चीज, इस सहायक संधि के अंतर्गत पहला प्रावधान जो था बहुत खतरनाक प्रावधान था। क्या? जो भारतीय शासक सहायक संधि स्वीकार करेंगे उन्हें अपनी सेना समाप्त करनी होगी। बताइए कितना टफ कंडीशन है। पहली कंडीशन, अपनी सेना समाप्त करनी होगी। और भारतीय राजा जो इसको स्वीकार कर रहे थे पगलैट, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपनी सेना समाप्त कर रहे हो तो इनसे बाद में लड़ोगे कैसे। पहली सेना समाप्त करनी होगी, कर दी साहब, अपनी सेना समाप्त कर दी। अच्छा, अब हम अपने राज्य की रक्षा कैसे करें? तो उसके लिए आपको अंग्रेजों से सेना लेनी होगी। किससे सेना लेनी होगी? अंग्रेजों से सेना लेनी होगी। यानी अपने राज्य की रक्षा के लिए आपको अंग्रेजों से सेना लेनी होगी। बताइए, अंग्रेजों से सेना लेनी होगी, यानी सेना जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में है। सहायक संधि के अंतर्गत पहला प्रावधान दिया जाता था कि भारतीय राजाओं को अपनी सेना समाप्त करनी होगी, मतलब आपकी सेना खत्म। अब आपके राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से सेना लेनी होगी, यानी आपको जब भी जरूरत पड़े अंग्रेज अपनी सेना भेज देंगे। सेना आपके नियंत्रण में नहीं है, अंग्रेजों के नियंत्रण में है। अच्छा, तीसरी चीज,
अंग्रेजों ने क्या कहा, हम अपनी सेना तो दे रहे हैं लेकिन सेना का जो खर्च होगा, सेना का जो खर्च होगा वो भारतीय राजाओं के द्वारा वहन करना होगा। मतलब जो भी खर्च होगा सेना का वो राजा के द्वारा वहन करना होगा या राजा के द्वारा दिया जाएगा। राजा के द्वारा दिया जाएगा मतलब जितना खर्चा हुआ है दिया जाएगा, वो भारतीय राजा देंगे। अब अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना भेज दी, बड़े खर्चे पर सेना भेजते थे ये लोग, और उसके बाद उस पर खर्चा हुआ 20 रुपए का, ये बिल बना के भेजते थे 100 रुपए का। अंग्रेजों को क्या फायदा हो रहा था, मुफ्त में सेना मिल गई। क्यों? क्योंकि उनकी सेना पर खर्चा कौन कर रहे हैं, भारतीय राजा। अगली चीज, कितना खतरनाक पॉइंट कि भैया आपको अपने दरबार में, भारतीय राजाओं को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। मतलब आपके दरबार में आप कोई और प्लानिंग न कर पाए, अंग्रेजों के खिलाफ कोई और षड्यंत्र न कर पाए, इसलिए आपको एक अंग्रेज रेजिडेंट अपने दरबार में रखना होगा। आप सोचिएगा, आपके दुश्मन का एक दूत हर समय आपके साथ है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट बेटा, इसके द्वारा जो फॉरेन पॉलिसी थी यानी विदेश नीति जो थी वो क्या थी, विदेश नीति जो थी वो क्या थी, वो अंग्रेजों को दे दी गई। यानी आपके अन्य राज्यों के साथ जो संबंध हैं वो कौन देखेंगे, अब अंग्रेज देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों को दे दी गई। अच्छा, भारतीय राजाओं को क्या मिला जिससे वो खुश थे, क्या मिला साहब, सिर्फ एक पॉइंट कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, जो कि एकदम गलत था। अंग्रेज बात बात पे आंतरिक मामलों में दखल देते थे। देखो बेटा, ये सहायक संधि है जिसके द्वारा भारतीय राजाओं को अपनी सेना समाप्त करनी होगी, अंग्रेजों से सेना लेनी होगी। यानी जब भी युद्ध होगा अंग्रेजों से सेना लेनी होगी। सेना का खर्च भारतीय राजा के द्वारा दिया जाएगा। अंग्रेज रेजिडेंट अपने दरबार में रखना होगा। विदेश नीति अंग्रेज तैयार करेंगे। आंतरिक मामलों में अंग्रेज कोई दखल नहीं देंगे। हालांकि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल दिया करते थे। और आप सबको पता है कि हैदराबाद भारत का पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। उसके बाद 1799 में 1799 में मैसूर ने ये सहायक संधि स्वीकार की है और अवध ने 1801 में 1801 में इस सहायक संधि को स्वीकार किया है। उसके बाद सिंधिया, पेशवा, भोसले, इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया। ये सहायक संधि एक तरह से भारतीय राजाओं के लिए बहुत ही बुरी चीज थी, बहुत ही बुरी परिस्थिति थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने इसे स्वीकार किया। और उसके बाद भारतीय शासक और लेजी हो गए और आलसी हो गए, क्योंकि उन्हें विदेश नीति से मतलब नहीं है, उन्हें अपने राज्य की रक्षा से मतलब नहीं है, सब कुछ अंग्रेज देख रहे हैं। तो आज हमने ये दो राज्य पढ़े, एक पहला राज्य पढ़ा अवध और दूसरा राज्य पढ़ा हैदराबाद। कल की क्लास में हम बंगाल, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और आपका द्वैध शासन और आपका इलाहाबाद की संधि, इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।